तरकस। और आज हम आपसे एक खास बात कराएंगे उस विधायक से जो मंत्री तो नहीं है लेकिन जिनके काम किसी मंत्री से कम नहीं है। और महाराजगंज की धरती से, जो गौतम बुद्ध की धरती रही है, वहाँ से फरेंदा विधानसभा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह से हम आपकी बात कराएंगे, जो आज अतिथि के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। और उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है उसमें सबसे अहम हम मान सकते हैं जो उन्होंने रास्तों पर काम किया है। एक रास्ता बनाया है, विकास का रास्ता बनाया है, जिस रास्ते पर चलकर लगातार हम प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। और वहाँ की जनता में उनकी जो लोकप्रियता है, 3 बार चुनाव जीतना, उसका साफ प्रमाण है। और इसके साथ ही ये भी हम आपको बताते चलें कि वह क्षेत्र खास तौर से बीजेपी के लिए बिल्कुल बंजर की तरह से था। इसके बाद लगातार वह उस पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं और क्षेत्र की जनता उन्हें मंत्री के रूप में देखना चाहती है। और आने वाले समय में हो सकता है वहाँ की जनता का यह सपना साकार हो, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हैं और वह ऐसा मानते हैं कि वह एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं पार्टी के। और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको वो अच्छी तरह से निर्वहन करने के लिए तैयार है। और उनको पार्टी पर भरोसा है कि वह उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनसे काम लेगी। और आने वाले समय में उन्हें जो भी अवसर मिलेगा वह जनता की सेवा के लिए अपने को तत्पर रखेंगे। तो आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके विधायक, और विधायक ही नहीं, आप विधायक पद पर 3 बार से हैं। तीसरी बार आपने विधायक होने का ये अपना सिलसिला कायम रखा है। तो 3 बार विधायक होना अपने आप में कुछ न कुछ विशेषता है, कुछ खासियत है। तो आइए हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं और उनसे सीधी बात करते हैं। विधायक जी से चाहेंगे कि आप अपना परिचय अपने से बता दें। देखिए, मैं गोरखपुर मंडल में एक ज़िला है महाराजगंज में एक फरेंदा विधानसभा है। मैंने वहाँ पर अपनी राजनीतिक यात्रा 2003 में शुरू की थी और प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे 2007 में लड़ाया। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को वहाँ निश्चित रूप से विजय दिलाई। और तब से लगातार उस क्षेत्र की जनसेवा में कर रहा हूँ और बार बार जनता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने 3 बार चुनाव जीता है, तो अगली बार भी आप जरूर चुनाव जीतेंगे। एक सवाल है कि आपका क्षेत्र कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है और उसमें आपने किस तरह से एक इस तरह की अपनी शख्सियत को कैसे डेवलप किया कि आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और देश में जो लोग भी राजनीति में हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे आपने इस तरह का लोगों का दिल जीतने का काम किया? देखिए, कम्युनिस्ट क्षेत्र होने के बावजूद हमने उस क्षेत्र में गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज बनाई और साथ ही साथ समाज के शोषित, वंचित, गरीब तबके तक सरलता के साथ पहुंचने का अनवरत हमने प्रयास किया। सबको सम्मान दिया, सबको साथ जोड़ा। और जो मोदी जी और योगी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, इस मूल उद्देश्य को लेकर के उस अपने क्षेत्र में कम्युनिस्टों के गढ़ को हम समाप्त करने में सफल हो पाए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में, आपकी निगाह में देश या प्रदेश की बड़ी समस्या क्या है, उस पर अपना कुछ नज़रिया बताएं और उसका समाधान भी कुछ बताएं। देखिए, प्रदेश की, देश की समस्या तो बेरोजगारी है, लेकिन 2014 के बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब से लगातार, चाहे वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, जो देश में इतना विकास हो रहा है, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे लोगों को निश्चित रूप से रोजगार के अवसर मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में बहुत सारे प्रोजेक्ट
आप देख रहे हैं आपके बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रही है और इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस में कम से कम दसों हजार नौजवानों को सीधा रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी भी दूर होगी और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर होगा। विधायक जी, आप 3 बार विधायक हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आपको मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आप के पास अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि लंबे समय से हम लोग शुरू से ही ये बात कहते रहे कि किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। ये अपनी जगह एक मुद्दा है, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ये बात भी हम करते हैं। एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस उद्देश्य से रख रहा हूँ कि आप भावी राजनीति में आप एक बड़े हस्ताक्षर हैं और आगे आपको बड़े मौके मिलने वाले हैं। ये चीज़ कि हमारे देश में औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग अगर ऐसा कुछ होता तो जो हमारे उद्योगपति हैं उन्हें अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का और लागत का कई हजार गुना कमाने का मौका मिलता है। अगर उसे नियंत्रित करके एक सीमा कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि देश के तमाम जो सामान्य और गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता, किसानों को भी लाभ मिलता। तो मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप चिंतन करके, विचार करके सही मोर्चे पर और सही जगह पर उठा सकते हैं। दूसरी मेरी आपसे एक अपील है कि आप भी ये अपील शायद आपको अच्छी लगे तो करें कि हमारे देश में लोगों की पहचान, आज जो जातीयता है, इसको लेकर के कहीं न कहीं ये एक संकट के रूप में महसूस होता है। तो अगर जातीय पहचान के बजाय हम पेशागत पहचान को अपनाएं तो शायद हमारे देश का ज़्यादा कल्याण और उत्थान हो सकता है। और ये हम आपसे एक अपील कर रहे हैं। इस पर आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हमें उसका भी इंतज़ार रहेगा। और आप नौजवानों से, ख़ास तौर से जो देश के नौजवान हैं, जो नागरिक हैं, उनसे आप वर्तमान समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद जो किसानों से संबंधित जुड़े हुए एक्ट थे या जो शासनादेश थे, उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से ऐसी दिक्कत थी जिसके नाते हमारे देश का किसान आगे नहीं बढ़ पाया। और इसी नाते इन सब किसान को आगे बढ़ाने के दिशा में गहन चर्चा भी देश में कई बार हुई और उसी नाते इस पे एक आयोग बैठा। उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने, देश के कैबिनेट कृषि मंत्री जी ने इस पे एक नया कानून दिया और जो कानून किसान के हित में है वही कानून भारत सरकार ने बनाया है। और जो उस आयोग की रिपोर्ट थी, उस आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह से भी किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है, किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, किसान अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, उस दृष्टि से बाजार को खोलने का काम इस नए कानून में हुआ। कि किसान, जैसे मान लीजिए कोई किसान किसी चीज़ का उत्पादन करता है, वो आजमगढ़ में उत्पादन कर रहा है, वो वर्धा में उत्पादन कर रहा है, तो अगर वर्धा और आजमगढ़ में उसको उचित दाम या उचित लाभ उसको नहीं मिल रहा है और उसको अगर गोरखपुर में, लखनऊ में या उत्तर प्रदेश से बाहर किसी राज्य में बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, तो किसान को वहाँ तक ले जाने के लिए सरकार ने कानून में छूट दिया है। अब कुछ लोग हैं इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन देश की बहुसंख्यक किसान इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। इस कानून से किसी को दिक्कत नहीं है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की तरक्की संभव नहीं है। और इस नाते मोदी जी ने उस पर जोर दिया कि कैसे हमारे देश के किसानों की आय बढ़ सकती है। उसके लिए समय समय पे जो किसान उत्पादन करता है उसका उचित मूल्य मिल सके, उसका एमएसपी भी बढ़ाया, उसका
भाव तय किया, और जब एमएसपी बढ़ाया गया और भाव तय किया गया तो किसान को गांव में, इलाके में भी सरकारी भाव तय होने के नाते साहूकार भी उनको उचित मूल्य देने पे मजबूर हुए। और इसी दृष्टि से छोटा किसान भी आगे बढ़ सके, तो पिछली बार 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को उठाने के लिए कि उनके खाद बीज की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया सालाना देने की घोषणा किया। और तमाम प्रकार से बहुत सारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग में या किसानों के ऊपर बहुत सारा बजट इस बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कर्ज माफ़ी किया और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का 100% लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके, उस दृष्टि से लगातार योगी सरकार काम कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से किसान को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, किसान को उठाना है, किसान आगे बढ़े, तो उसके लिए निश्चित रूप से इस तरह के कानून भी बनने चाहिए कि जो हम उत्पादन करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका उचित मूल्य हमको कैसे मिल सकेगा, तभी वो किसान निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। आपने बताया कि उनको खुली छूट है कि वह कहीं भी अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। इसमें जो बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनके लिए तो शायद बेहतर है, लेकिन छोटे किसान शायद बहुत दूर तक उनकी दौड़ नहीं होती, नहीं जा पाते। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है, सरकार बार बार कह रही है कि हम एमएसपी को कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, मंडियों पर कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। तो इस आश्वासन को अगर वह कानूनी रूप दे देती, उसके पर कानून बना देती, जिस तरह से 3 कानून बृहद पैमाने पर बनाए गए, तो इन 2 मुद्दों पर भी अगर कानून बना देती सरकार, तो शायद विरोध करने वाले और सवाल उठाने वालों के लिए कोई अवसर नहीं रहता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर पूरी तरह से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी वचनबद्धता से उन्होंने कहा था एमएफसी है, रहेगा, इस पे कोई बदलाव नहीं होगा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिवर्ष किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को अच्छा उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए एमएफसी का बढ़ाने का निर्धारण भी कर रही है और बढ़ा भी रही है। आज 2000 के लगभग गेहूं का रेट हो चुका है, 1900 से ऊपर लगभग धान का रेट तय हो चुका है। और इसको हमारे कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने एकदम कह दिया है कि इस तरह का कोई दिक्कत किसानों को नहीं होने वाली है, कभी एमएसपी बंद नहीं होगी, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इतनी बात कह दिया तो किसानों को, भाई कि हम लोग तो किसानों का हित चाहते हैं, हमारी सरकार हित चाहती है, मोदी जी हित चाहते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, सब लोग किसान परिवार से ही हैं, सब लोग किसान के ही बेटे हैं। इस नाते जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा, तब तक प्रदेश और देश की तरक्की संभव नहीं है। और इस नाते पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश गवर्नमेंट हो, निश्चित रूप से किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप 3 बार विधायक हुए हैं, अगली बार भी होंगे, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि जब कोई हवा लहर नहीं थी तब भी आप विधायक थे। तो अगर आपको ऐसा अवसर आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप मंत्री के रूप में कौन सा विभाग पसंद करेंगे, तो अपने पसंदीदा आपके कौन से वो विभाग हैं जिनमें आप काम करना चाहते हैं, जिनमें आप अच्छा कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और विचारों से चलती है। हम एक उसके दल के छोटे सिपाही हैं और शीर्ष नेतृत्व का जो काम हम लोगों को सौंपा जाता है वो हम करते हैं। पार्टी हमें उस विधानसभा से लड़ाती है और उसके लिए हम काम करते हैं। पार्टी कभी कोई दायित्व देगी तो उसको ईमानदारी से स्वीकार किया
और कोई दायित्व नहीं देगी तो पार्टी ने जो दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ फरिंदा विधानसभा की जनता के लिए मैं अनवरत फरिंदा से लेकर लखनऊ तक करूंगा। अभी आप सुन रहे थे विधायक फरिंदा बजरंग बहादुर सिंह को, और उनके शब्द थे कि हमारा दल जो भी दायित्व हमें देगा हम उनका निष्ठा से, ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। आपने हमें समय दिया, बात किया। हमारे दर्शकों के लिए आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।